नमस्कार दोस्तों। ईरान और इजराइल के जंग रुकने के बजाय अब और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब तक इस युद्ध के अंदर हूती शामिल नहीं थे और आज इस जंग के अंदर हूती शामिल हो गए। अच्छा, शामिल होने के पहले ही दिन इन्होंने इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया और उसके बाद में इजराइल को आ गया गुस्सा और इजराइल लगातार अब ईरान के ऊपर हमला कर रहा है। कहां कहां हमला किया है, कितना नुकसान हुआ है, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही उधर ट्रंप चचा की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है कि ईरान की जनता चाहती है कि अब नए सुप्रीम लीडर के रूप में ट्रंप चचा को चुन लिया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर ये युद्ध ज्यादा लंबा खिंच जाता है तो भारत को इससे कितना फायदा होगा, क्या नुकसान हो सकता है, सब के बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, अभी 5 मिनट पहले खबर निकल के आई कि ईरान की जंग में अब हूती विद्रोह भी शामिल हो गए हैं, यानी पहली बार हूती इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। अच्छा, अगर आप नहीं जानते हैं कि हूती क्या है तो बस आसान लैंग्वेज में एक लाइन में मैं आपको समझा देती हूँ कि हूती क्या है। जैसे अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान बड़ा चतुर है। ईरान कभी भी किसी भी देश के साथ में सीधे तरीके से लड़ाई नहीं लड़ता है। उसने ऐसे ऐसे अलग अलग देशों के अंदर अपने संगठन बिठा रखे हैं जो कभी इजराइल को परेशान करते हैं, कभी खाड़ी देशों के अंदर जो अमेरिका के मिलिट्री बेस बने हुए हैं उनके ऊपर हमला करते ही रहते हैं। तो ऐसे जो संगठन बने हुए हैं उनके अलग अलग नाम रखे हुए हैं। जैसे अगर हम हूती की बात करें तो वो संगठन किसका है? ईरान का ही एक बहुत बड़ा संगठन है जो वर्तमान में कहाँ बैठा हुआ है? यमन देश के अंदर बैठा हुआ है। जो यमन में बैठे बैठे क्या करता है? जो ईरान के खिलाफ बोलता है या फिर ईरान के खिलाफ देश हैं उनके ऊपर हमला करता रहता है। दूसरा, आप सभी ने हिजबुल्लाह का नाम सुना होगा, है ना? और ये हिजबुल्लाह कहाँ बैठा हुआ है? लेबनान के अंदर बैठा हुआ है। तो ये भी क्या है? ईरान का पाला हुआ एक संगठन है। तो अब ये संगठन क्या है? ये पूरी तरीके से अब युद्ध में शामिल हो चुके हैं, जिसमें आप सभी ने कई बार सुना होगा कि ईरान कभी सीधा युद्ध न लड़के प्रॉक्सी वार करवाता है। तो ये प्रॉक्सी वार करवाने के लिए जो रेडी किए गए संगठन है उनमें से ही एक संगठन का नाम है हूती। हूती वर्तमान में कहाँ है? तो यमन के अंदर है। अच्छा, इजराइल के ऊपर जो मिसाइल चलाई गई है वो मिसाइल क्या ईरान से आई है? नहीं, वो मिसाइल चलाई गई है यमन से ही। और जब मिसाइल चला दी गई तो उसके बाद यमन की जो राजधानी है सना, वहां पे कई सारे जो है हूती समर्थक व्यक्ति शामिल हो गए, रैली निकाली और यहाँ पर हथियारों को क्या किया? हवा में लहराने का काम किया है झंडे के माफिक। अब सवाल ये आता है कि मिसाइल कहाँ से कहाँ दागी? तो ये सऊदी अरब आपको दिखाई दे रहा है। इससे थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ कॉर्नर पर एक देश दिखेगा जिसका नाम है यमन। यमन से मिसाइल दागी गई इजराइल के अंदर। हालांकि इजराइल के अंदर जैसे ये मिसाइल जाने वाली थी उससे पहले ही इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम जो थे वो पूरी तरीके से एक्टिव हो गए। और वो जैसे एक्टिव हुए और इसकी रेंज में जैसे ही वो मिसाइल पहुंची, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल जैसे ही पहुंची, इसके एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल निकाली तामीर को और उसे हवा में ही नष्ट कर दिया। यानी इजराइल के अंदर तो किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है, पर पहले ही दिन उन्होंने शामिल होते से ही बैलिस्टिक मिसाइल से यहाँ पर हमला कर दिया। अब यह हमला तो हो ही रहा था, इजराइल ने ईरान के ऊपर जो हमला किया उसके बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पर जान लीजिए, क्योंकि अब ईरान इस हमले की वजह से बहुत बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है। ईरान बोल रहा है कि इसका बदला लिया जाएगा और बदला बड़ा भयानक होगा, शायद इजराइल ने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। अब आप देखिए इजराइल ने किस प्रकार से हमला किया। तो इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया है। वो न्यूक्लियर ठिकाने जहां पर यूरेनियम के प्लांट लगे हुए हैं उनको यहां पर निशाना बनाया गया है। अब ये कहाँ है? तो ये आपको दिखाई दे रहा है ईरान का मैप, और ईरान के मैप में एक स्थान है जिसका नाम है खोंडाब और दूसरा नाम है अर्दाकान। अर्दाकान और खोंडाब दोनों ही जगह इजराइल की तरफ से मिसाइल दागी गई। हालांकि इतना कुछ नुकसान हुआ नहीं है अभी भी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी जो है उसकी जांच कर रही है कि किसी प्रकार का रेडिएशन फैल तो नहीं रहा है, क्या यहाँ पर जो परमाणु से रिलेटेड यूरेनियम और प्लूटोनियम जो रखा हुआ है उसमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि अब तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि यहाँ पर बहुत भयंकर तरीके से नुकसान हुआ है। पर ईरान बोल रहा है कि तुमने हमारे न्यूक्लियर साइट को, परमाणु ठिकानों को यहाँ पर अटैक किया है, उन्हें पूरी तरीके से तहस नहस करने का काम किया है, इसीलिए
तुम्हारे ऊपर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। और अब ईरान के जो विदेश मंत्री है अरागची, अब्बास अरागची, इनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि अब तक हमने हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं चलाई थी, पर जल्द ही इजराइल के ऊपर भयानक तरीके से मिसाइल अटैक होने वाला है। और अगर ईरान एक साथ कई सारी मिसाइलों को छोड़ देगा तो ये वही वाली बात होगी कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा लोड आने की वजह से वो शायद ना पकड़ पाएं और एक बार फिर से बड़ा हमला इजराइल की तरफ हो सकता है। अब मेरा सवाल ये भी है कि ईरान बोल रहा है कि तुमने हमारे न्यूक्लियर ठिकानों के यहाँ पर हमला करके सही नहीं किया, इसका बदला लेंगे। आप जरा याद करो, ईरान की तरफ से अभी 2 दिन पहले ही इजराइल के न्यूक्लियर साइट डिमोना के ऊपर हमला कर दिया गया था। डिमोना वो शहर है जहां इजराइल के अंदर न्यूक्लियर हथियार रखे हुए हैं। तो ईरान ने तो वहां हमला करने से एक बार भी नहीं सोचा, तो ये उम्मीद कैसे कर सकता है कि इजराइल वहां पर हमला नहीं करेगा? ये भी एक सोचने वाली बात है कि नहीं। अभी आपस में लड़ा रहे हैं और इन्हीं लड़ाई के बीच में नए प्रकार का कार्टून आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है ये मतलब कोई ईरान का खामनई नहीं है। आप जरा ध्यान से देखो, ये है कौन? ये है ट्रंप चचा। ट्रंप चचा का इस प्रकार का फोटो बड़ा वायरल हो रहा है, आप सभी ने जरूर से देखा होगा, है ना। अब ट्रंप की तरफ से कल एक स्टेटमेंट आता है। ट्रंप बोल रहा है कि अब ईरान की जनता चाहती है कि हमें कोई मुजतबा जो नए खामनई लीडर बने हैं वो भी नहीं चाहिए, पुराने वाले तुमने निपटा दिए ठीक है, पर अब नए सुप्रीम लीडर के रूप में अगर ईरान की जनता किसे देखना चाहती हैं तो वो केवल मुझे देखना चाहती है। हालांकि मैं उनका प्रपोजल यहाँ पर स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। ये बोल रहे हैं कि वो मुझे प्रपोजल दे रहे हैं कि आप ही बन जाओ नए सुप्रीम लीडर, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं क्योंकि मुझे नहीं बनना है। बाकी अगर बन भी जाए तो इस प्रकार का लुक वाकई में देखने लायक होगा। आप क्या सोचते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। दूसरा, ईरान ने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था जिसे लेकर एक बहुत बड़ी बात कही गई। ईरान की तरफ से ईरान को लेकर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आता है जिसमें पहले स्टेटमेंट में कहा है कि ईरान इस बात को ना समझे कि हम उनके साथ में युद्ध लड़ रहे हैं। मतलब ये क्या मजाक मस्ती चल रही है? ट्रंप बोल रहा है कि ईरान इस बात को ना समझे कि हम उसके साथ में युद्ध लड़ रहे हैं। हम उसके साथ में युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। अभी तक जो हो रहा है वो केवल मिलिट्री ऑपरेशन है। आप जरा बताओ, अगर वो मिलिट्री ऑपरेशन है तो क्या दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन हम इसे कह सकते हैं? क्योंकि अब तक तो इस युद्ध को चलते हुए 30 दिन हो गए हैं और ट्रंप चचा बोल रहे हैं कि युद्ध तो हमने स्टार्ट किया भी नहीं है, तो युद्ध है भी नहीं है। अब जब युद्ध नहीं है, मिलिट्री ऑपरेशन है, तो फिर युद्ध कब होगा? तो अच्छा, इन्होंने इसका स्टेटमेंट भी दिया कि युद्ध क्या होगा और कैसे होगा। अगर अमेरिका युद्ध करने पर आ जाएगा तो उसे सबसे पहले अमेरिकी सदन के अंदर जाकर परमिशन लेना होगा, उनसे कहना होगा कि हम यहाँ पर युद्ध लड़ने वाले हैं। और अगर इस मिलिट्री ऑपरेशन को 30 की बजाय 60 दिन हो जाएगा तो उसे हम यहाँ पर मान लेंगे कि युद्ध की शुरुआत हो गई है। अगर हमारी संसद हमें परमिशन देगी तो हम फिर ईरान के ऊपर बहुत भारी तरीके से अटैक करेंगे और उसे हम बोलेंगे कि अब युद्ध हो रहा है। दूसरा, ये कहा गया है, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी स्टेटमेंट दिया था कि हॉर्मुज स्ट्रेट को स्ट्रेट ना बोलकर द स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बोल दिया था, यानी कि अब हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं बल्कि ट्रंप के नाम से वो जाना जाएगा। तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा संकेत देने की ये कोशिश कर रहा है। और दूसरा, आप सभी जानते हैं कि ट्रंप काफ़ी टाइम से गिड़गिड़ा रहा है ईरान के सामने कि हम तुम्हारे सामने जो है बातचीत कर रहे हैं, युद्ध को यहीं रोक देते हैं, बल्कि ईरान इसके सामने एक बार भी नहीं गिड़गिड़ा रहा है। ईरान ने एक बार भी नहीं बोला है कि हम युद्ध रोकने के पक्ष में है, बल्कि ये लगातार हमला कर रहा है और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा घबराता हुआ दिखाई भी दे रहा है। अब ट्रंप की बातों को छोड़ते हुए थोड़ा सा भारत की तरफ आप एंट्री कर दीजिए। शायद यहाँ पर कुछ लोग जो ईरान का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं उन्हें ये बातें सुनकर काफ़ी अच्छा भी लगने वाला है, और कुछ लोगों को शायद यहाँ पे बहुत बुरा लगेगा और उनका मन भी यहाँ पर विचलित हो सकता है। जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, ये इमेज हमारे देश की है। हमारे देश में अभी हाल ही में जितने भी मुस्लिम परिवार हैं उनकी तरफ से ईरान को भेजने के लिए पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। जब पैसे इकट्ठे किए जा रहे थे तो उसमें ही मुस्लिम वर्ग के जो बच्चे हैं वो तक अपनी पर्सनल जो छोटी सी गुल्लक होती है जिसके अंदर पैसे डालते हैं, वो गुल्लक तक लेकर यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर दान कर दिए हैं पैसे। और ये बात जब ईरान के पास पहुँची है तो ईरान बोल रहा है कि छोटे छोटे हाथों से की गई मदद, उनके छोटे छोटे गुल्लक जो हमें दे दिए गए हैं, इस मदद को ईरान पूरी लाइफ टाइम याद रखेगा। ईरान कभी भी इस मदद को नहीं भूलने वाला। अब मेरा सवाल यह भी है कि जब ईरान की मदद के लिए 600 करोड़ रुपए यहाँ पर इकट्ठे कर दिए गए हैं पूरे भारत से, ज़्यादातर पैसे कहाँ इकट्ठे किए?
कश्मीर के अंदर इकट्ठे किए गए हैं, लखनऊ में इकट्ठे किए गए हैं, पर पूरे देश के मुसलमानों की तरफ से जो ईरान को राहत के रूप में जो पैसे भेजे जा रहे हैं वो है 600 करोड़ की राशि। सोना, चांदी, बर्तन ये सब अलग है, सिर्फ पैसों की बात हो रही है। 600 करोड़ इकट्ठे कर दिए हैं। अब मेरा सवाल यह है कि देशभक्ति उस समय क्यों नहीं जागती है जब भारत में 1971 का वॉर लड़ा? क्या देशभक्ति तब झांक कर बाहर आई थी? क्या नहीं आई। इसके अलावा अगर हम बात करें 1965 के वॉर की, तब देशभक्ति बाहर आई? कभी नहीं आई। 1999 के कारगिल वार की बात करें, तब बाहर आए? नहीं आए। पुलवामा अटैक की बात करें, उरी अटैक की बात करें, तब क्यों देशभक्ति नहीं आई? उन सबको छोड़ दो, पहलगाम अटैक हुआ, उसे लेकर कभी कोई क्यों नहीं रोया? बल्कि हमारी इंडियन आर्मी के ऊपर पत्थरबाजी तक कर दी जाती है, उसके लिए कभी कोई आवाज नहीं उठाएगा। भारत के अंदर ऐसी कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आई, तब जाकर कभी सामने क्यों नहीं आए छोटे छोटे से बच्चे अपने गुल्लक लेकर कि हम देश के लिए ये पैसा देना चाहते हैं? जब ईरान की बात आ रही है तो वो देने के लिए रेडी हो रहे हैं, तो भारत के लिए क्यों नहीं? ये सवाल मेरा भी है और देश के कई सारे लोगों का सवाल है। आपका क्या सवाल है? आप जरूर से अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जरूर से लिखिएगा, क्योंकि ये वाली घटनाएं बहुत सारे लोगों को विचलित कर रही हैं। जो भी सोचते हैं लिखिएगा जरूर। अब हम बात कर लेते हैं, अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो इसमें भारत को फायदा है या नुकसान? इससे रिलेटेड आज शाम को 6 बजे जो वीडियो आता है उसके अंदर फुल डिटेल में लेके आने वाली हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड भारत को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि भारत 1 सेकेंड के अंदर उतना तेल खरीद सकता है जितना किसी ने शायद अब तक कल्पना भी नहीं करी होगी। और अब भारत तेल खरीद भी रहा है, इतना तेल खरीद रहा है क्योंकि ईरान के और रशिया के ऊपर जिस प्रकार की छूट अभी तक नहीं मिल पाई थी और जितने सैंक्शन अभी तक अमेरिका ने लगा रखे थे वो भी कहीं ना कहीं अमेरिका ने अब बंद कर दिए हैं, सैंक्शन नहीं लगा रहा है, जिससे रिलेटेड भारत को फायदा होने वाला है। और इसके अलावा अब जो हूती युद्ध के अंदर शामिल हुए हैं, और हूती जब शामिल हो गए हैं तो हूती अब किस प्रकार से इजराइल और अमेरिका के नाक में दम करने वाले हैं, इवन इनके साथ साथ अब पूरे तरीके से यूरोप को और एशिया को क्या क्या भुगतना पड़ेगा, वो सब कुछ आज शाम को 6 बजे वाले वीडियो में मैं लेके आने वाली हूँ। उससे जरूर से देखिएगा, क्योंकि आपका दिमाग हिलने वाला है कि अब शायद ईरान से पंगा लेकर अमेरिका ने बहुत गलत किया है। आप जो भी सोचते हैं लिखिएगा जरूर। और आज थोड़ी सी मेरी जुबान अटक रही है क्योंकि छाले हैं, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ जाकर आपको डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए कोड लगाना है नारी100, जहाँ से आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई होप मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपको समझ में आई होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।